एक बार की बात है, कैलाशपुर नाम के एक गांव में सोनम अपनी माँ कौशल्या और पिता सुरेश के साथ रहती थी। वो लोग गरीब थे। सोनम के पिता सुरेश गली गली जाकर सब्जियां बेचा करते थे और थोड़ी बहुत ही पैसे कमा पाते थे, जिसकी वजह से सोनम का परिवार बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अचानक सड़क के किनारे सोनम के पिता सब्जियां बेच रहे थे। तभी एक ट्रक आता है और सुरेश को टक्कर मारकर चला जाता है। इसी एक्सीडेंट में सुरेश की मृत्यु हो जाती है। अब सोनम के परिवार को और भी ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ा। सोनम की माँ कौशल्या बहुत ज्यादा रोती है। हे ऊपर वाले, हमारे ऊपर ये कैसा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो पहले ही घर का खर्चा बहुत मुश्किलों से चलता था, अब क्या होगा मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सोनम के पिता हमें छोड़कर चले गए, अब घर कैसे चलेगा, सोनम की पढ़ाई कैसे होगी। माँ, आप परेशान मत होइए। आपको पता है मुझे सिलाई करने का कितना शौक था, तो बस मैं अपने फ्रेंड के यहाँ सिलाई सीखने जाती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी सिलाई करनी आ गई है। अगर आपके पास कुछ पैसे जमा हो तो हम एक सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। इससे मैं सिलाई करूँगी और घर का खर्चा चलाऊंगी। अरे नहीं बेटा, तुम सिलाई नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाना चाहते थे। अगर तुम सिलाई करोगी तो पढ़ोगी कैसे? नहीं, तुम उनका सपना अधूरा नहीं छोड़ सकती। अगर मुझे ही सिलाई करने आती तो मैं कर लेती, मगर मुझे सिलाई करनी आती ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं लोगों के घर जाकर काम तो कर सकती हूँ ना। हाँ, ये सही है, मैं घर घर जाकर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करूँगी और तुम्हें बहुत पढ़ाऊंगी और घर का खर्चा भी चलाऊंगी। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। मैं पढ़ाई भी करूँगी और सिलाई भी करूँगी। मेरी सिलाई करने से पढ़ाई में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। आप परेशान मत होइए, मैं पिताजी का सपना टूटने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर सोनम अपनी माँ को मना लेती है और कौशल्या भी सोनम की बात मान लेती है और उसे एक सिलाई मशीन दिला देती है। सोनम दिल लगाकर सिलाई करती है और पढ़ाई भी करती है। सोनम दिन में पढ़ाई करती और रात में जागकर सिलाई करती और इसी तरह उनके घर का खर्चा चल रहा था। सोनम के ही सामने एक लड़की सोनम के स्कूल में पढ़ा करती थी, जिसका नाम था रागिनी। उसे सिर्फ घूमने का ही शौक था। वो स्कूल के बहाने अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है और 10th क्लास का रिजल्ट आ जाता है और सोनम अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। उसका बहुत नाम होता है। वहीं रागिनी फेल हो जाती है, जिसके कारण रागिनी की माँ रागिनी को बहुत सुनाती है। काव्या, कुछ तो शर्म करो। वो देखो, सामने सुरेश की बेटी सोनम रात में सिलाई करती है और दिन में पढ़कर फर्स्ट आई है, फर्स्ट, और तुम फेल हो गई। सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ने आती है तुम्हें। तुमने तो मेरी सोसाइटी में नाक ही कटा दी। लोग क्या कहेंगे कि उस गरीब कौशल्या की बेटी फर्स्ट आई है और मेरी बेटी फेल हो गई। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। रागिनी को अपनी माँ की कही बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं और रागिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रागिनी सोनम को सबक सिखाने का सोच लेती है। नहीं सोनम की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी माँ के सामने मुझे बुरा बनाया है ना, तुझे तो मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। अब तो देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहकर रागिनी एक प्लान बना लेती है कि उसे सोनम को कैसे सबक सिखाना है। और एक दिन सोनम के पास गांव के सरपंच की बीवी आती है अपनी सालगिरह के लिए एक खूबसूरत सा लहंगा बनवाने के लिए।
सोनम, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो। मैं अच्छे बुटीक पर भी अपना लहंगा बनवा सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तो इसलिए मैं अपनी सालगिरह के लिए तुमसे ही अपना लहंगा बनवाऊंगी। क्या तुम मुझे कल तक लहंगा बना कर दे सकती हो? अगर मुझे लहंगा अच्छा लगा तो तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। पैसों की चिंता तो बिल्कुल भी मत करना। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। मुझे लहंगे बनाना बहुत अच्छे से आता है। आप चिंता मत करना, आपका लहंगा बहुत अच्छा बनेगा। आप बेफिक्र हो जाइए, आपको कल तक लहंगा मिल जाएगा। सरपंच की बीवी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। सोनम और सरपंच की बीवी की बातें रागिनी सुन लेती है और उसे इसी मौके का इंतजार भी था। सोनम दिल लगाकर पूरी मेहनत से सरपंच की बीवी का लहंगा बहुत अच्छे से तैयार कर देती है और रात हो जाने के बाद रागिनी चुपके से सोनम के घर चली जाती है और उसके लहंगे में आग लगा देती है। आग लगाने के बाद रागिनी बहुत ज्यादा हंसती है और कहती है, अब देखना सोनम की बच्ची, तुम्हारी पूरे गांव में कैसे थू थू होती है, क्योंकि तुमने सरपंच की बीवी का लहंगा खराब किया है। इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि तुम्हें इस गांव से भी निकाला जाए। सुबह होने के बाद सरपंच की बीवी अपना लहंगा लेने आती है। सोनम जैसे ही लहंगा लेने अंदर जाती है तो लहंगा पूरी तरह से जला हुआ था, जिसे देखकर सोनम घबरा जाती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? लहंगा तो पूरी तरह जल गया और शाम को तो सालगिरह की पार्टी है। अब मैं क्या जवाब दूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो गया? लहंगा कैसे जल गया? सोनम घबराई सहमी सहमी बाहर आ जाती है और सरपंच की बीवी से कहती है, आपका लहंगा पूरी तरह तैयार है, बस थोड़ा सा काम है। अगर मैं उसे भी पूरा कर दूं तो आपका लहंगा और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। बस मुझे थोड़ी समय की जरूरत है। क्या आप मुझे समय दे सकती हैं, प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे पास 6 बजे तक का समय है। अगर मेरा लहंगा और भी ज्यादा सुंदर लग सकता है तो तुम ये समय ले सकती हो। ऐसा कहकर सरपंच की बीवी सोनम को 6 बजे तक का समय देकर चली जाती है। सोनम बहुत ज्यादा परेशान होती है कि 6 बजे तक एक नया लहंगा कैसे तैयार करेगी। तभी सोनम की माँ सोनम से पूछती है, बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो? तुमने तो लहंगा तैयार कर दिया था, फिर तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी। कौशल्या की बात सुनकर सोनम अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है कि जो लहंगा उसने तैयार किया था वो पूरी तरह से जल गया है। अगर 6 बजे तक सरपंच की बीवी का लहंगा नहीं दिया तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोनम की बातें सुनकर कौशल्या सोनम से कहती है, बेटा तुम परेशान मत हो। बहुत समय पहले की बात है, मेरी दादी ने मुझे एक जादुई लहंगे के कुएं के बारे में बताया था। अगर तुम उस जादुई लहंगे के कुएं को अपनी परेशानी बताओगी तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ठीक है माँ, मैं उस लहंगे के कुएं के पास जाऊंगी और उसे अपनी परेशानी बताऊंगी। सोनम कौशल्या के बताए हुए जादुई लहंगे के कुएं के पास चली जाती है और वहाँ जाकर जादुई लहंगे के कुएं से कहती है, हे जादुई लहंगे के कुएं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे साथ बहुत अनर्थ हो गया। अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो प्लीज मेरी मदद कर दो। मुझे जादुई लहंगा चाहिए। आज सरपंच की बीवी की सालगिरह है। अगर मैंने 6 बजे तक लहंगा उन्हें नहीं दिया तो मेरी पूरे गांव में थू थू हो जाएगी और मेरे परिवार को भी इस गांव से निकाला जा सकता है। हम लोग बहुत गरीब हैं, अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे। मैं सिलाई करके अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दो। ऐसा कहकर सोनम रोने लगती है। तभी जादुई लहंगे के कुएं से एक आवाज आती है,
सोनम, तुम सच्ची और बहुत अच्छी हो। तुमने अपनी परेशानी मुझे सच सच बता दी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देता हूँ, जिसकी मदद से तुम बहुत सारे लहंगे तैयार कर सकती हो और उन्हें बेच कर तुम अपनी गरीबी भी दूर कर सकती हो। ऐसा कहकर जादुई लहंगे का कुआं सोनम को एक जादुई लहंगा देता है। सोनम जादुई लहंगा लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। सोनम उस जादुई लहंगे की मदद से बहुत सारे लहंगे तैयार करती है और समय रहते एक लहंगा सरपंच की बीवी को भी दे देती है। लहंगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, जिसे देखकर सरपंच की बीवी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे बहुत बड़ा इनाम भी देती है। ये सब देखकर रागिनी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। जैसा रागिनी करना चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं होता। रागिनी ये पता लगाने में लग जाती है कि सोनम ने इतनी जल्दी लहंगा कैसे तैयार कर दिया। वो उसके घर जाती है और तभी वो सोनम और उसकी माँ की बातें सुन लेती है। सोनम अपनी माँ से कहती है, माँ, आज जादुई लहंगे के कुएं की मदद से मैंने सरपंच की बीवी का लहंगा बनाकर दे दिया। अगर लहंगा समय पर नहीं जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जादुई लहंगे के कुएं के बारे में मुझे बताया। सोनम की बातें सुनकर रागिनी को पता चल जाता है कि गांव के बाहर एक जादुई लहंगे का कुआं है। रागिनी भी जादुई लहंगे के कुएं के पास जाती है और वहां जाकर ड्रामा करती है। जादुई लहंगे के कुएं, मुझे एक जादुई लहंगा चाहिए। आज मेरी शादी है, अगर मुझे लहंगा नहीं मिला तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। मुझे भी एक जादुई लहंगा दे दो। रागिनी की बातें सुनकर जादुई लहंगे के कुएं को पता चल जाता है कि ये लड़की ड्रामा कर रही है, मुझसे झूठ बोल रही है। इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जादुई लहंगे के कुएं से तभी एक आवाज आती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन तुम्हें पहले कुएं के अंदर कूदना होगा। रागिनी को लगता है कि सोनम को भी इसी तरह से लहंगा मिला होगा। तभी रागिनी बिना सोचे समझे उस कुएं में छलांग लगा देती है और कभी भी उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाती। उस कुएं में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई लहंगे की मदद से सोनम बहुत सारे लहंगे तैयार करती है और उन्हें बाजार में बेचकर बहुत अमीर हो जाती है और बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है और कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती। 7 वर्ष की जिया और 5 वर्ष की मिनी अपने मम्मी पापा और दादी के साथ बड़ी सी हवेली में रहते थे। उनके पापा शहर के बड़े उद्योगपति थे। बहुत खुशहाल परिवार था उनका। मम्मी पापा और दादी दोनों बच्चों पर जान छिड़कते थे। एक रात वो पांचों अपनी कार से किसी रिश्तेदार के घर शादी के फंक्शन से अपने घर को लौट रहे थे कि सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक उनकी कार को जोर से टक्कर मार दी। उस भयानक एक्सीडेंट में आगे की सीट पर बैठे जिया और मिनी के मम्मी पापा वहीं सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं। पिछली सीट पर होने के कारण दादी, जिया और मिनी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो दोनों बिन माँ बाप के यतीम हो चुकी थी। भाई भाभी की मौत की खबर सुनते ही गांव से दादी के छोटे बेटे बहू यानी जिया और मिनी के चाचा चाची उनके घर पर आ गए। दोनों एक नंबर के चोर और झूठे थे। आते ही दादी और बच्चों से लिपटकर रोते हुए बोले, अम्मा, ये अचानक क्या हो गया जो भैया भाभी हम सबको छोड़कर इतनी जल्दी ऊपर वाले को प्यारे हो गए। दादी रोती हुई बोली, ऊपर वाले को ले जाना ही था तो मुझे उठा लेता। इन दोनों मासूम बच्चों के सर से माँ बाप का साया छीनने की क्या जरूरत थी।
इस पर चाचा चाची मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोले, अम्मा ऐसे मत बोलो, अभी हम दोनों छोटे बेटा बहू जिंदा है। हमें तो ऊपर वाले ने कोई औलाद नहीं दी, तो अब हम इन दोनों बच्चों को ही अपनी औलाद की तरह लाड प्यार से पालेंगे और आपकी भी पूरी सेवा करेंगे। अम्मा, हम दोनों एक साथ भाई साहब का पूरा कारोबार और हवेली भी मिलकर संभाल लेंगे। आप जरा भी चिंता मत करना, आखिर मुसीबत में अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। इतना कहकर दोनों ने उनके घर में अपना अड्डा जमा लिया। दादी उन दोनों के स्वभाव को तो समझती थी, इसीलिए तो उनके साथ नहीं रहती थी। लेकिन अब उनके पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि उनके सिर्फ 2 ही बेटे थे, जिनमें से एक बेटा बहू तो खत्म हो गए थे। अब जो भी था उन दोनों का ही सहारा था। दोनों पति पत्नी ने आते ही हवेली के सबसे अच्छे और बड़े कमरे में अपना डेरा जमा लिया और घर के नौकरों पर धौंस जमा कर उनके जो दिल में आता वो खाने बनवा कर खाते। अपने कमरे में जाते ही पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझसे ये प्यार हमदर्दी वाला ड्रामा अब और नहीं होगा, समझे? जल्द से जल्द बढ़िया से मस्का पॉलिश करके इसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लो, तो पीछा छूटे इन जंजालों से। अरे भाग्यवान, आहिस्ता बोलो, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। थोड़े दिन अपनी एक्टिंग जारी रहने दो, समझी? फिर दोनों पति पत्नी नई नई योजनाएं बनाने लगे सारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। और एक दिन कंपनी के कागज पर साइन करवाने को कहकर दादी के छोटे बेटे ने सारी प्रॉपर्टी अपने और अपनी पत्नी के नाम पर करवाकर सब कुछ हड़प लिया। प्रॉपर्टी हाथ में आते ही पति पत्नी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और दोनों बच्चों का स्कूल छुड़वाकर अब वो दादी और नन्हे मासूम जिया मिनी से घर के सारे काम करवाते, ऊपर से उनसे मारपीट भी करते। दादी उनसे कहती, देखो, तुम दोनों जो भी बुरा करना चाहते हो मेरे साथ करो, क्योंकि गलती भी तो मैंने ही की है। तुम दोनों आस्तीन के सांपों पर भरोसा करके इसकी सजा इन दोनों नन्हे मासूमों को तो मत दो। इस पर चाची ने पलटकर दादी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, बढ़िया, इन सपोलों की बड़ी हिमायती बनती है, कभी इतनी हिमायत हमारे साथ भी दिखाई होती। अरे नहीं नहीं, अम्मा का तो बस एक ही बेटा था, इन सपोलों का बाप। हमारी अहमियत तो कभी इनकी नजर में थी ही नहीं। हाँ, इसीलिए अपनी करनी का किया अब भुगतेंगे ये तीनों। चल बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना खाने भी नहीं दूंगी तीनों को। हाँ। इस तरह हर रोज दोनों पति पत्नी उन तीनों को बातों से हाथों से मारपीट किया करते रहे। बच्चे अपने माँ बाप को याद करके और अम्मा अपने बड़े बेटे बहू को याद कर छुप छुप के रोया करते थे। कई महीने इसी तरह चलता रहा और एक दिन दादी को कोई खतरनाक बीमारी हो गई, तो उनके बेटे बहू ने दादी को तहखाने में बंद कर दिया और भूखी प्यासी मरने को छोड़ दिया और बच्चों से सारा काम करवाने लगे। जुल्म सितम से तंग आकर दोनों बच्चों ने एक रात मौका देखकर चुपचाप तहखाने में जाकर दादी को कमरे से बाहर निकाल लाए और तीनों उस हवेली से रातों रात भाग निकले। तीनों रात के अंधेरे में भागते भागते शहर से दूर सुबह तक किसी गांव के पास वाले सुनसान जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में कहा जाए उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तीनों बहुत ज्यादा थक गए थे और दादी का प्यास से गला सूख रहा था। दादी तो वहीं पर लेट गई। फिर जिया और मिनी पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगे। तभी मिनी की नजर एक पुराने से कुएं पर पड़ी। दोनों दौड़कर कुएं के पास पहुँचे तो कुएं के बाहर उन्हें एक सुनहरी मछली पानी के लिए तड़पती नजर आई। जिया और मिनी ने उस मछली को उठाकर कुएं के पानी में डाल दिया
तभी एक चमत्कार हुआ और उस कुएं से एक बहुत सुंदर सी परी निकली। उसने बच्चों से कहा, शुक्रिया बच्चों, तुम दोनों की वजह से मुझे मेरा रूप वापस मिला। मैं रूबी परी हूँ। बहुत समय पहले मैंने यहीं पर तपस्या करने वाले एक ऋषि मुनि पर इस कुएं का जल छिड़क कर उनकी तपस्या भंग कर दी थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे श्राप देकर मछली बना दिया। मैं तब से जल के पास होकर भी जल के लिए तड़पती रही और आज तुम मासूम बच्चों की वजह से मुझे इस श्राप से मुक्ति मिली। बच्चों बताओ, तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो बच्चों ने रोते रोते सारी बात रूबी परी को बता दी, जिसे सुनकर परी को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी छड़ी से कुएं को छुआ तो वो कुआं सोने का बन गया और उसमें सुनहरा पानी लबालब भर गया। तब परी ने बच्चों से कहा, ये जादुई सोने का कुआं है। अब इसका पानी जो भी पिएगा उसे कभी कोई भी बीमारी नहीं होगी। वो हमेशा सुंदर और तंदुरुस्त बना रहेगा और जो कोई इस पानी से स्नान कर लेगा उसकी सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। इस कुएं का पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर परी ने बच्चों को एक जादुई छड़ी देते हुए कहा, इससे जो भी मांगोगे ये तुमको देगी और तुम तीनों की हरदम रक्षा करेगी, और अगर इसे कोई चुराने की कोशिश करेगा तो ये उसकी मरम्मत भी करेगी। फिर परी ने अपने जादू से उन तीनों के लिए एक बहुत सुंदर सा घर बनाया। ऐसा करके परी वहाँ से गायब हो गई। जिया और मिनी फटाफट कुएं का पानी हाथ में लेकर दादी के पास आए और दादी को थोड़ा सा पानी पिलाया। दादी तो फटाफट उठ बैठी। फिर दादी को कुएं के पास ले जाकर पानी उनके ऊपर छिड़का तो चमत्कार हो गया। दादी की खतरनाक बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई और वो तीनों उस आलिशान मकान में रहने लगे। उनके आलिशान घर को देखकर पास के गांव वाले भी वहीं आकर बस गए। दादी, जिया और मिनी उस जादुई कुएं के पानी से सबकी बीमारी ठीक करते और जादुई छड़ी से धन मांगकर जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते। इस वजह से वो तीनों बहुत लोकप्रिय बन गए और उधर चाचा चाची को उनके किए की सजा मिली। उन दोनों को भी खतरनाक बीमारी हो गई और उस जादुई सोने के कुएं की महिमा सुनकर वो दोनों भी वहाँ ठीक होने आए। लेकिन जादुई छड़ी उन्हें देखते ही उन दोनों पर इतना बरसी कि चाचा चाची की हड्डी पसली एक हो गई। उन दोनों ने दादी, जिया और मिनी से माफी मांगी तो उन्होंने माफ करके पानी उनके ऊपर छिड़का तो वो स्वस्थ हो गए। उसके बाद चाचा चाची ने सारी प्रॉपर्टी जिया और मिनी के नाम कर दी और सच्चे मन से उन दोनों को अपने बच्चे मानने लगे। अब उनका परिवार फिर से पूरा और खुशहाल बन गया था। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।